ये है समय न्यूज नेटवर्क और मैं हूं सैयद फैसल अली। आज हमारे साथ दिल्ली के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के दलित चेहरे उदित राज जी मौजूद हैं। उदित राज जी जिन्होंने अपना करियर की शुरुआत IRS के तौर पे की और उसके बाद समाज सुधार को लेकर के इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ जाकर के खड़े हुए जिनका कभी इन्होंने विरोध किया। उदित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको एक ब्यूरोक्रेट रहे, उसके बाद आप राजनीति में आए। राजनीति में जब आए तो आपने समाज को सुधार की बात की, मनुवादी शक्तियों से लड़ने की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं फिर यू टर्न लेकर के भाजपा में आए। क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि जब राजनीति जगत में मैंने कदम रखा तो मुझे तमाम सच्चाइयों के बारे में अनुभव नहीं था। मैंने सोचा कि सीधी सपाट बात चल जाएगी, बिना पैसा खर्च किए पार्टी खड़ी की जा सकती है, सिद्धांतों और विचारों के ऊपर हम सत्ता में आ सकते हैं। और मेरे पास बहुत सारे कार्यकर्ता और कैडर भी थे। लेकिन पार्टी बनाने के बाद मैंने देखा तमाम सारी परिस्थितियां होती हैं और बहुत सारी परिस्थितियां जब पक्ष में होती हैं तो कोई चीज का खास तौर से राजनीति में निर्माण होता है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में योजना से नहीं बल्कि परिस्थितियों बस बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। थिंग्स हैपन बाय डिफॉल्ट, नॉट बाय प्लानिंग। मनमोहन सिंह जी कोई योजना से प्रधानमंत्री नहीं बने, बाय डिफॉल्ट बने। जब मैं पार्टी में आया तो देखा कि झूठ बोलना बहुत जरूरी है, मैनिपुलेशन करना और पैसे का तो होना बहुत जरूरी है। और फिर जगह की उपलब्धता, अर्थात स्थान खाली होना चाहिए। अच्छा। उस समय बहुजन समाज पार्टी स्थापित हो चुकी थी तो स्थान की भी कमी थी। जैसे कांग्रेस को स्थान लेने में 100 साल से ज्यादा लगा। किसी पार्टी ने कोई अगर जगह घेर लिया, स्थान ले लिया तो उसको खाली करना बड़ा टाइम लगता है। तो तमाम सारी परिस्थितियां जो मेरे पक्ष में नहीं थी, जिसकी वजह से पार्टी आगे नहीं चला सका। तो हम मुद्दों के ऊपर हमेशा कार्य करते रहे, सिद्धांतों के ऊपर। तो 10 साल से कांग्रेस ने जिन वर्गों के लिए मैं ज्यादा लड़ा, संघर्ष रहा, उनके लिए कुछ किया नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे अपने अतीत के अनुभवों ने गाइड किया। जैसे कि जब वाजपेयी जी की सरकार पहले थी तो 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे 97 में, फिर 98-99 में उनकी सरकार आई। फिर मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने बल्कि मजाक में यह भी कहा था कि करे कौन भरे कौन, क्योंकि देवगौड़ा जी और गुजराल जी की सरकार ने 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे और वाजपेयी जी की सरकार की दिरिया दलित थी और दलित के पक्ष में बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने। लेकिन ये बात आप पहले नहीं कहते थे जी? नहीं, मैं पहले हमेशा कहता रहा। 3 संवैधानिक संशोधन हुए और मैं अपनी पार्टी बनाया तब भी कहता रहा। 8 साल तक कांग्रेस का समर्थन करता रहा तो भी कहता रहा। जो वाजपेयी जी की सरकार ने किया वो मैं हमेशा कहता रहा। मेरे जितने लेख हैं ज्यादातर आपकी लड़ाई तो इन्हीं लोगों से, इन्हीं शक्तियों से। देखिए, लेखों से थे। हाँ, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर मतभेद हुए। तो मुद्दे कौन हो गए? वो मुद्दे नहीं, ऐसा है। एक तो मूर्ख है और मुर्दे, दो ही अपना विचार नहीं बदलते। न मैं मूर्ख हूं न मैं मुर्दा हूं, मेरे भी विचार बदले, समझौता करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि 100% राजनीति में आपकी मेल ही है, सहमति हो। लेकिन मैं जिन मुद्दों को लेके आया हूं पार्टी में, और जिस दिन मैं पार्टी में शामिल हुआ तो हमने पहले ही वार्तालाप किया था कि हम दलित भागीदारी के लिए मुख्य रूप से आ रहे हैं। राष्ट्र को सशक्तिकरण दलित भागीदारी से मैं समझता हूँ होता है और राष्ट्र की एकता, सशक्तिकरण और राष्ट्रभक्ति दलित के भागीदारी से होता है और कोई दूसरा इससे बेहतर तरीका नहीं है। क्योंकि 25% आबादी को काट करके आप राष्ट्र को सशक्तिकरण नहीं कर सकते। आपने कहा उदित जी कि ना आप मूर्ख हैं ना आप मुर्दा हैं और इसलिए आपने समझौता किया, आपने विचारों में विचार भी बदले। लेकिन क्या इतने विचार बदले कि जो सैद्धांतिक रूप से आपके विरोधी थे? कोई भी पार्टी हो राजनीति में अपने
100% तक यानी 100% सहमत नहीं होता, फिर उसके अपने व्यक्तिगत विचार होते। बाय एंड लार्ज एक कंसेंसस होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो बाय एंड लार्ज मैंने देखा कि सारी पार्टियों की तुलना में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के से बेहतर कोई नहीं है। मैं जिस वर्ग की हिमायत कर रहा हूं और उस वर्ग के हित के लिए, फायदे के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मैं अनुयायी हूं और पूरे जिंदगी कांग्रेस को कोसते रहे, लेकिन अंत में कांग्रेस के टिकट से संविधान सभा में गए। अंत में उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैनशिप को स्वीकार किया। अंत में कांग्रेस की ही सरकार, कांग्रेस ने ही उनको मंत्री बनाया। तो वो इस समाज के भला के लिए गए, तो मैं इस समाज के भले के लिए गया हूं। तो ये आप मतलब चलिए, आप समाज के भले के लिए आए, ठीक है, ये बात भी पुरानी हो गई। आप आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में वर्ग विशेष को इग्नोर किया जाता है, जिनका आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आपको टिकट दिया गया, आप सांसद भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये माना जाता है कि इस पार्टी में उस वर्ग विशेष और उस क्लास ऑफ सोसाइटी का बहुत ज्यादा ना उनको जरूरत है और ना बहुत ज्यादा उनको अहमियत दी जाती है। ऐसे में आप अपने आप को कैसे आंक रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी पार्टी दलितों को अभी बराबर पर नहीं रखती है, कोई भी पार्टी में कहना चाहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बदलाव आया है और एक चाय बेचने वाले व्यक्तित्व को, एक पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री बनाने का मौका सबसे पहले अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उस पक्ष को भी देखना पड़ेगा आपको। तो मैं तो कह रहा हूं कि आज आप मोदी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, आज भी कोई भी पार्टी हो, अभी दलित हाशिए में है, मुख्य धारा की किसी पार्टी में नहीं है। वो समय लगेगा, मैं पार्टियों का दोष नहीं कहता हूं। अगर कांग्रेस में 50 आदमी को हम देख लें डिसीजन, टॉप 50 में डिसीजन मेकिंग में, तो उसमें दलित एक नहीं होगा। सीपीएम में भी होगा, सीपीआई में भी है, या टीएमसी में है, कहीं भी भागीदारी या निर्णायक भूमिका में नहीं मिल रही। आपने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत ज्यादा ये जमीयतुल उलमा हिंद, महमूद मदनी और इस तरह के लोगों के साथ आपकी बड़ी मित्रता रही, उनके मंचों से आपने भाषण दिया, उनके साथ साझा किया शहर। एकाएक उस पूरे समाज से भी आप दूर हो गए जो आपके ऊपर बड़ी आशा कर रहा था। उन्होंने धोखा दिया मुझे। मैं अगर सबसे ज्यादा धोखा उन्होंने दिया, नहीं, जमीयत उलमा हिंद ने अपने आप को धोखा दिया, मुझे भी धोखा दिया। एक बड़ी पवित्र भावना से मैंने शुरू किया था, और जब असद मदनी जी थे तो एक दलित मुस्लिम एकता की बात मैंने करी थी, और दलित मुस्लिम भोज का आयोजन शुरू किया गया, तो कई जगहों पे हुआ था। लेकिन असद मदनी जी लीबिया में उनको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में बीमार ही रहे और ज्यादा दिन तक चले नहीं, लेकिन अंत में बहुत परेशान थे। कहते थे कि मैं क्या करूं, महमूद को कहता हूं कि जो ये दलित मुस्लिम वाला है इसको आगे चलाना चाहिए। 4-6 यहाँ पर रोकना पड़ेगा, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात कुछ कह रहे हैं जमीयतुल उलमा के बारे में और अपनी मुस्लिम दोस्ती के बारे में। उदित राजी, लेते हैं ब्रेक। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है जी। जिस कार्य को मैं ले लेता हूं उसको बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश करता हूं। ये नहीं कि आज ये मुद्दा ले लिया तो कल वो मिल लिया। और मैं भारतीय जनता पार्टी आपको धोखा कैसे दिया? मैं दूर का हूं। तो एक चूंकि दलित और मुस्लिम की अक्सर कन्फ्लिक्ट लड़ाई होती थी, तो देश हित में भी जरूरी था कि दोनों साथ हैं। हाँ, साथ है। फिर जब असद मदनी जी का प्रभाव कम हुआ जमीयत उलमा हिंद में,
तो महमूद मदनी जी के तरफ से कोई रिस्पांस ही नहीं आया। कई बार कोशिश किया, बहुत रिस्पांस। अभी भी जमीयत को लोग कहते थे कि जो तंजीम आप लोगों ने शुरू की, अगर वो आगे चल गई होती तो देश की दिशा कुछ और होती। हमने कहा कि मेरे तरफ से कोई कमी नहीं थी, मैं तो इस बात को चाहता ही था, लेकिन जब वही लोग नहीं आगे आए तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा तो उनका वो था कि रोजी रोटी पर था, सीधी सीधी बात। और हम दलित के बारे में केवल रोजी रोटी की बात करते हैं। रोजी रोटी नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी, आर्थिक ताकत नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी तो गरीबी ही रहेगी। तो इसलिए इन मुद्दों पर आज भी, कल दलित सम्मेलन हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल दिल्ली चुनाव अभियान का शुरुआत दलित सम्मेलन से ही किया, दलित सम्मेलन से ही शुरुआत किया। कितनी सीरियस सोच है ये? नहीं, मान लो मैं मुस्लिम होता इस देश में, ब्राह्मण होता इस देश में, या वैश्य जाति में पैदा होता, तो भी मैं दलितों के लिए इतना ही करने का सोचता जितना एक दलित घर में पैदा होकर के सोच रहा हूं। वजह क्या? क्योंकि ये सदियों से आज तक इनको हाशिए पर रखा गया। आज भी इनकी स्थिति देश में क्या है आप देख सकते। देश के अंदर एक भी सीनियर पत्रकार नहीं, इतने अखबार और चैनल है, एक का मालिक नहीं, एक भी कारपोरेट हाउस इनके हाथ में नहीं है। नहीं, जो होता है फिर उधर चला जाता है ना। सुनो तो, एक भी फिर होते हैं लेकिन फिर उधर चले जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज। उदित राज जी थे? नहीं, है ही नहीं। उदित राज कोई जर्नलिस्ट नहीं है। एक अमेरिका का जर्नलिस्ट कूपर, न्यूयॉर्क टाइम्स का आया, जो उसने पता लगाने की कोशिश किया कि एक दलित जर्नलिस्ट को दिल्ली में भेंट कर ले, उसको मिला नहीं। ये हालत। फिर रॉबिन जेफरी ने आर्टिकल लिखा इसके ऊपर। चाहे कैपिटल मार्केट हो, चाहे क्या बताना नहीं ना, बताना ये चाहते हैं कि आज भी हाशिए पर हैं ये लोग इस देश में। आज भी हाशिए पर, हर क्षेत्र पर आरक्षण न हो तो आज भी एक तरह से गुलाम ही है। अगर आरक्षण न हो तो आज भी ये विधानसभा में और संसद में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कितने सांसद विधायक अनारक्षित सीटों से चुन करके आते हैं। तो वही बात हो गई कि वोट की राजनीति है। कल जो अमित शाह जी ने दलित रैली की है तो वो भी सिर्फ इसलिए की है कि आपके वोटों की उनको जरूरत है। आपके क्यों नहीं? जब तक वोट नहीं देंगे हम, फिर आपको आरक्षित सीट से वोट देंगे। उदित राज, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, IRS आरक्षित सीट में आपको दिल्ली से भी चला सकते थे, मेन सीट भी दे सकते, आरक्षित सीट क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, आरक्षित सीट से तो कोई दूसरा लड़ ही नहीं सकता। बात आरक्षित सीट से ही नहीं है, बात हम इससे भी कई गुना बड़ी कर रहे हैं। जैसे खाली पदों के ऊपर भर्ती है, आरक्षण है, बाहर से आए SC ST को यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। और स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जो प्लान होता है, ये आरक्षित सीटों से भी कई चीजें 20-25 लाख कर्मचारी हैं, वो ज्यादा भारी हैं कि 1000 MLA MP SC ST क्यों। हमारी चिंता कल के सम्मेलन से जो इस चुनाव की शुरुआत है, वो चिंता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इन वर्गों को हर क्षेत्रों में भागीदारी देने की बात की जाएगी, विचार किया जाए, करेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अमित शाह जी ने ये कहा कि इस वर्ग के सारे लोगों को हर चीज में हिस्सेदारी हो। लेकिन ये बताइए उदित जी, आपको इस पार्टी में आए भी 8-9 महीने हो गए, सांसद हुए भी 8-9 महीने हो गए, लेकिन एकाएक दलित सम्मेलन होता है, एकाएक आपके समाज की याद आती है। अभी 8 दिसंबर को रामलीला मैदान में हमने 17वीं रैली करी थी, वो दलित रैली थी, और पूरा रामलीला मैदान भर गया था, वो भी इन्हीं अधिकारों के लिए। इसी 8 दिसंबर में, ये तो कल छोटा प्रदर्शन था, केवल तालकटोरा स्टेडियम को ही भरा मैंने। 8 दिसंबर को हमने रामलीला मैदान भरा था दलितों के ही मामले में। मैं कुछ और कहना चाहता था जिसका जवाब आप सुन ले। अब्राहम लिंकन ने जब ये विचार व्यक्त किया अमेरिका में, जब वो राष्ट्रपति थे, कि अश्वेतों को जिनको खरीदा और बेचा जाता है उन्हें आजाद करना चाहिए। आजाद इसलिए करना चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर अमेरिका खुशहाल होना चाहता है, एक शक्तिशाली राष्ट्र होना चाहता है, तो अपनी इस आबादी को काट करके, दबा करके महान नहीं हो सकता। तो अब उन्होंने वहां के
दासों को, अश्वेतों को मुक्त किया, आजाद किया, और जिसके वजह से उन्हें गोली मार दी गई। गोली तो नहीं मार दी गई, एक समर समाज थे, दलित समाज के लिए गोली खा गए हो, लेकिन वही चीजें हैं जिसके वजह से अमेरिका की एक व्यवस्था आज उभर करके आई है और शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। बराक ओबामा प्रधान राष्ट्रपति हैं। नहीं, वही नहीं, अमेरिका आज होल, बराक ओबामा को कुछ छोड़ दीजिए, ओबामा का कहीं मैटर ही नहीं करते आप, एक सिस्टम मजबूत होकर के आया। अगर बड़ी आबादी को काट करके देश के तमाम क्षेत्रों से रखेंगे काट करके, वो देश कभी शक्तिशाली नहीं होगा। अमेरिका इसलिए सुपर पावर हुआ, शक्तिशाली हुआ कि जो भी गया उसको भागीदारी दिया, उसको समावेश दिया, भागीदारी दिया, इसलिए महान है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। भारत में अगर हम दलितों की लड़ाई लड़ते तो उस दृष्टि से कहीं ज्यादा कि हमारा देश शक्तिशाली हो, काश अमेरिका जैसे हो, और काश सबसे ज्यादा खुशहाल हो, चूंकि और तब तक नहीं हो सकता जबकि सबकी भागीदारी नहीं होगी। जब तक भागीदारी नहीं होगी, जब भागीदारी नहीं होगी, सम्मान नहीं दोगे, तो ये आंतरिक कला से समाज गुजरेगा और वो समाज कभी तरक्की नहीं होगा। और उत्पादन में, डेमोक्रेसी में, तमाम क्षेत्रों में इतने बड़े समाज का सहयोग नहीं मिलेगा। जैसे हम हजारों वर्ष गुलाम थे इस देश में, बड़ी आबादी ने लड़ाई में भाग ही नहीं लिया, एक जाति भाग लेती रही लड़ाई में और हम हारते रहे। तो हम समग्रता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जब दलितों, गरीबों की बात करते हैं, महिलाओं की बात तो मैं दलितों से ज्यादा करता हूं, ज्यादा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन महिलाओं को इकट्ठा करना, आप इतना तो समझ रहे हैं उदित राज जी कि अभी आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खासकर दिल्ली का चुनाव है, उसके बाद बिहार का चुनाव है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव, और ये वो तीनों राज्य हैं जहां आपकी जरूरत उनको पड़ेगी। कल का सम्मेलन भी हुआ। ये बताइए कि दिल्ली में जिस तरह की चुनाव की सरगर्मी चल रही है, उसमें आपको क्या लगता है, आप ही के एक हमपेशा केजरीवाल साहब दावा कर रहे हैं दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने के लिए, आप उनके दावे को कैसे देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी मेरे जूनियर रहे, 3-4 साल जूनियर है, बड़े ईमानदार, बड़े अच्छे अफसर है, सुन लीजिए, लेकिन आप उनकी फाइलें देख लें। 10-12 साल नौकरी उन्होंने किया, 10-12 साल मैंने की। मैंने जो जजमेंट पास किए हैं, असेसमेंट किए हैं, या जो भी जांच किया है इनकम टैक्स, उन्होंने इनकम टैक्स में रह करके कोई चोर नहीं पकड़ा, कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया। वो हंगामा करने में बहुत अच्छे हैं, विपक्ष में रहने के लिए बहुत अच्छे हैं, और वही कार्य लगभग उन्होंने मुख्यमंत्री बनते रहते हुए किया कि जनता दरबार लगाएंगे, नहीं लगाए, हंगामा खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री बन करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो विपक्ष के लिए उदित जी उनकी ईमानदारी पे कभी किसी ने कोई बात नहीं कही है, आप पहली बार कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष नहीं, दो तरह के, एक आर्थिक ईमानदारी होती, एक मानसिक ईमानदारी होती है। कभी कभी आदमी आर्थिक रूप से बेईमान नहीं होता, लेकिन मानसिक रूप से तो मानिएगा आर्थिक रूप से बेईमान नहीं है, जो ज्यादातर लोग हैं। मानसिक रूप से बेईमानी ज्यादा खतरनाक होती है देश के लिए, वो देश को गर्त में ढकेल सकती है। आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, समय हो गया ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि ये बता रहे हैं उदित राज जी की मानसिक रूप से कहीं ना कहीं केजरीवाल बेईमान है। क्या कहना चाहते हैं उदित राज जी? ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे। लेते हैं ब्रेक। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ।
430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन। हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है, स्वागत है आपका समय न्यूज नेटवर्क में। आप कह रहे थे कि आर्थिक रूप से शायद वो ईमानदार हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन मानसिक रूप से वो करप्ट हैं या बेईमान हैं या उतने ईमानदार नहीं। मैं कोई आर्थिक रूप से ईमानदारी का सर्टिफिकेट उनको जारी नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये भी नहीं मानिएगा? लगभग 200-250 उनके जो होल टाइमर हैं, उनका कैश हर महीने कैश में वितरण किया जाता है। चेक से हो तो समझ में आता है, मास्टर रोल पे हो तो समझ में आता है, वो कैश कहाँ से आता है। तो ये ऐसी भी बातें हमारे पास है। और जैसे तो क्यों नहीं जनता में आती है, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आती? पब्लिक डोमेन में बातें आई हैं, एक कभी चर्चा नहीं हुई? नहीं, बातें आई। दूसरी बात, जब उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों में 50% की चोरी है, जब वो सत्ता में आ गए, ऑडिट के लिए रेफर किया गया मैटर, तो पता लगा कि 80% बिजली का जो इन्वेस्टमेंट है, यानी 80% पेमेंट के से तो बिजली ही खरीदी जाती है, 20% आप समझ लीजिए उसमें प्रॉफिट वगैरह है या कर्मचारियों अधिकारियों का है। तो 50% से भ्रष्टाचार क्या है, कैसे हुआ? क्योंकि ये बिजली कंपनियां, मतलब आप कह रहे कोई भ्रष्टाचार नहीं है बिजली कंपनियों में? नहीं, मैं यह कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो उन्होंने बोला वो बात असत्य निकली। मैं नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार नहीं है, उन्होंने कहा 50% गड़बड़ी है। जब 80% का कोई हम माल खरीद रहे हैं, ये कंपनियां 80% तो मार्केट से बिजली ले रही हैं, तो 50% कहां से 80% तो पैसे की पेमेंट कर दिया, बाहर पेमेंट कर दिया। 20% में जरूर हेरा फेरी किया है, लेकिन वो जो हेरा फेरी तो आप भी मान रहे हैं किया होगा, लेकिन जो इन्होंने दावा किया, जो जिस तरह की बातें किए, वो सच नहीं निकलती। हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी लिया, घर नहीं लेंगे, घर लिया, और दोनों बच्चों की कसम खाई थी कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, कांग्रेस से समझौता करके सरकार नहीं बनाएंगे, बनाया भी है। तो बहुत सारे यू टर्न इन्होंने लिए हैं, ये कहने का मतलब। छोटा सा सवाल, यू टर्न अरविंद केजरीवाल ने लिए, हम सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन ये बताइए कि यू टर्न नहीं लेने का ठेका भी उनके पास नहीं है? आज भारत की राजनीति में कौन सा ऐसा नेता आपको दिखता है जिसने कभी यू टर्न ना लिया हो? देखिए, ऐसा है कि परिस्थितियों के हिसाब से बदलना तो पड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूँ परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदलता, परिस्थितियां आदमी को चेंज कर देती है, लेकिन ये जो बहुत बड़ा ईमानदारी का जो ढोंग लेकर के या उसका ठेकेदारी लेकर के जो आए थे देश की जनता के बीच, वो उसकी बात कह रहा हूँ। आप ये बताइए, ये इन्होंने जो इस्तीफा दिया, लोगों से कहा कि हमने सरकार कुर्बान कर दी।
सरकार कुर्बान नहीं करी थी। बड़े आसानी से दिल्ली का चुनाव जीता था, तो सोचा कि क्यों न केंद्र के स्तर का चुनाव जीत ले, इसके लिए इस्तीफा दिया था इन्होंने। यानी केंद्र में आने की कोशिश कर लालच, बड़ी लालच में फंस गए, बड़ी लालच, इसलिए इस्तीफा दिए थे, वरना जनता के हित में कोई ऐसा इस्तीफा नहीं दिया। अभी जैसे चुनाव हो रहा है और जिस तरह से पहले अरविंद केजरीवाल को यह माना जा रहा था कि समाप्त हो गए हैं और उनका जो ऑरा था वो कम हो गया था, लेकिन सडनली वो 2-3 महीने में उन्होंने रीगेन किया और इस हद तक किया कि उनके सामने कोई चेहरा भाजपा में नहीं दिखा। तो फिर उन्हीं के एक कॉमरेड को लेके आया आप किरण बेदी को, ब्यूरोक्रेट वर्सेस ब्यूरोक्रेट करवाया। तो कहीं ईमानदार नेताओं की कमी है भाजपा में? यह कहना गलत होगा कि हमारे पास नेता नहीं थे तो इसलिए उनको लिया गया, ऐसा तो हमने कहीं कहा ही नहीं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब सतीश उपाध्याय के ऊपर आरोप लगे और जो साबित भी हो गए कि कम से कम वो डायरेक्टर हैं उस कंपनी में, उसके बाद डैमेज कंट्रोल के तौर पे किरण बेदी को लाया गया। क्या किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं? नहीं, ऐसा है कि ये तो पार्टी तय करेगी, कैंडिडेट है नहीं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये बताइए, जिस तरह से किरण बेदी आई हैं उससे कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि भाजपा को मजबूती मिली है, कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा कमजोर हो रही है। जितने बड़े नेता हर्षवर्धन जी, गोयल जी हालांकि अभी सपोर्ट कर रहे हैं, सतीश उपाध्याय जी, मुखी जी, ये सारे दुखी दिख रहे हैं कि हमने भाजपा को बुरे दिनों में कंधे पे ढोया, अब मुख्यमंत्री बन जाएंगी किरण बेदी। आप अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं, यही मैं कह सकता। भाजपा अभी तक अपनी चुनाव की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर पा रही है? ये हमारी, उसमें भी कुछ लड़ाई जो सुविधा हमारे लिए है वो हम कर रहे हैं, जो दूसरों की सुविधा थी वो दूसरे कर रहे हैं। हमारे लिए क्या फायदेमंद है हम जानते हैं। आप ठीक कह रहे हैं उदित जी, ये आपका विशेषाधिकार है, पार्टी जब चाहे आप अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन एक चीज सोचिए कि जिन पार्टियों ने पहले अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, उनके कैंडिडेट्स को ज्यादा समय जनता तक जाने का मिल रहा है और जनता को भी समय मिल रहा है अपने उम्मीदवार को पहचानने का। आपके बारे में, आपके पार्टी के कैंडिडेट्स के बारे में लोग जान ही नहीं रहा है कि यहाँ से कौन है, उस जगह से कौन है। नहीं, कैडर बेस्ड पार्टी है। चुनाव चिन्ह लोगों मोदी जी के नाम पर जीत लोगों के नहीं, चुनाव चिन्ह लोगों के दिलों पर छप चुका है, दिमाग में छप चुका है। पार्टी का कैडर जर्रे जर्रे पर है। तो हमारा कैंडिडेट मैटर नहीं करता। नहीं, कैंडिडेट भी मैटर करता है, लेकिन मान लो देरी भी हो गई तो हमारा जो संगठनात्मक ढांचा है और लोगों में जो अपील है, और मोदी जी की तो मान्यता है ही है देश में, ये सब भरपाई कर लेगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, विषय को थोड़ा सा चेंज करते हुए आपसे जानना चाहिए, जिस तरह की राजनीति का आपने भी विरोध भी किया है शुरू के दिनों में, अभी धर्मांतरण को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, जब से पावर में आई है, तो ये चीज ज्यादा जोर पकड़ रही है। कभी घर वापसी की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि जो है वो 2020 तक सबको हम एक धर्म में ले आएंगे, हिंदू धर्म में ले आएंगे। इस तरह की चीजों को उदित राज कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी न कन्वर्जन और न रिकन्वर्जन के बारे में कुछ करती है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हमारे तमाम नेताओं ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया कि इससे हमारा लेना देना नहीं। अगर कुछ लोगों ने किया है तो पार्टी ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली के चुनाव पे वापस आते हैं। दिल्ली का चुनाव हो रहा है, आप कह रहे हैं कि बाटी में सब कुछ ठीक है। कितनी सीटों की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को? लोकसभा कितनी दलित बाहुल सीट आप जितवा पा रहे हैं? 12 आरक्षित सीट में कोशिश है कि 100% जीते, नहीं तो 9-10 तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। जो दलित डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 12 में से आप 10-9 जीतने की बात कर रहे हैं। पूरे दिल्ली में 70 में कितनी सीट आने की उम्मीद है? 60 सीटों पर तो हमने बढ़त ले ली थी लोकसभा चुनाव में, उसी के आसपास रहे। 60 सीट की दावा कर रहे हैं। ध्यान रहे उदित जी कि जहां जहां चुनाव हुए हैं राज्यों में, वहां भाजपा अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई, ना झारखंड तक में भी नहीं बना पाई। आप दिल्ली में 60 सीट का दावा नहीं, देखो, ये दिल्ली में और हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में फर्क। दिल्ली में हम पहले अपने बल पे सरकार बना चुके हैं। हरियाणा में 4-5 एमएलए होते थे हम, वहां पर महाराष्ट्र में
शिवसेना के ग्रोथ से खुश हैं? शिवसेना ग्रोथ बहुत बड़ा हुआ। अगर उस ग्रोथ के अनुपात में हम देखें तो दिल्ली को तो हमें बहुत आगे जाना चाहिए। तो आपको उम्मीद है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे उदित राज जी से बातचीत। उदित राज जी ने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर यह बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 60 सीटें मिलेंगी और खास करके जो दलित बाहुल्य इलाके की सीट हैं 12 सीट, उसमें से कम 9 सीट दिलाने का वादा कर रहे हैं उदित राज। इनके दावे में कितना दम है ये तो 10 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। आज बस इतना ही।